हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी MAIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत के बाद भारत में बैंकिंग का विकास, यानी स्वतंत्रता से पहले का। अभी हम लोगों ने देखा प्राचीन काल और मध्यकाल और ब्रिटिश काल के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट को हमने बांट रखा था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद, यानी जब देश भारत हमारा आज़ाद हो गया 1947 में, और आज़ादी के बाद हम बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत किस तरह का प्रोग्रेस किए इस देश को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए, उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि भारत स्वतंत्रता की जो प्राप्ति भारत को प्राप्त हुई थी 1947 में हुई थी, और 1947 और 1951 के बीच, यानी आपने देखा होगा जब हम 1947 में आज़ाद हो रहे हैं और उसी समय 14 अगस्त 1947 को हमारे देश से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। तो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया जो हमारे भारत के ही एक अभिन्न अंग था। हमारे भारत से ही वो एक अलग हो गया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर कुछ पाकिस्तान में चला गया और जिनका पैसा हम अपने देश को नहीं ला सके, और जिसके वजह से बहुत सारे बैंकिंग संकट के शिकार हो गए, जिसके वजह से गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट और दोनों मिलकर के बैंकों को आर्थिक सहायता दे करके उनको बरकरार रखने का काम किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं 1947 और 1951 के बीच कुल बैंकों की संख्या, जो फेल होने वाली बैंकों की संख्या थी 242 थी। यानी हम कह सकते हैं कि 1947 से 1951 के बीच 242 बैंक फेल हुए थे, जो बंटवारा एक प्रमुख रीज़न था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बंटवारा उसका एक प्रमुख रीज़न था, क्योंकि बहुत सारे बैंक पाकिस्तान में चले गए और उसके पैसे भी वहीं रह गए और यहाँ पे नहीं आए, जिसके वजह से बहुत सारे बैंक फेल हो गए, बैंकिंग संकट के शिकार हो गए। तो इसमें 1947 और 51 के बीच में 242 बैंक फेल हो गए थे। फिर आगे हम चलते हैं, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। ये RBI का राष्ट्रीयकरण आपका हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यानी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण का मतलब है नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मतलब क्या था आपको मैं बता दूं। पहला पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसमें 100 रुपए के अंश थे, यानी निजी व्यक्तियों के द्वारा 100 रुपए के, यानी 5 लाख व्यक्तियों के साथ, ये 5 करोड़ के साथ इस RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 5 लाख व्यक्तियों का 100 रुपये का उसमें शेयर था, जो 5 करोड़ पूंजी के आधार पर। अभी भी अगर बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कैपिटल कितना है, तो आज भी 5 ही करोड़ रुपया उसका कैपिटल है। तो हम देख सकते हैं 100 रुपये के अंश से 5 लाख व्यक्तियों के द्वारा यह सहयोग से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जो पूरी तरह से गवर्नमेंटेड नहीं थी, पूरी तरह सरकारी अधीन में काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब शेयर प्राइवेट व्यक्तियों का है तो जरूर उसमें मतलब उसमें इंटरफेयर लोग करते थे। तो 1 अप्रैल 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ। और राष्ट्रीयकरण के बाद क्या किए सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो 100 रुपया है, ये 118 रुपया 62 पैसा दे करके, जिनका 100 रुपया था उनको 118 रुपया 62 पैसा दे करके यह पूरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी कर दिया गया। उसका नेशनलाइजेशन का मतलब, राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि निजी स्वामित्व का
सरकारी स्वामित्व में बदल जाना, यानी जो पावर है वो पूरा उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब उस पर हो गया। तो 100 रुपये की जगह पे 118 रुपया 62 पैसा दे करके ये 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करके पूरी तरह से इसको सरकारी बना दिया गया। नेक्स्ट इसमें हम चलते हैं बैंकिंग नियमन अधिनियम। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में ही बैंकिंग नियमन अधिनियम की स्थापना हुई थी, यानी 1949 में बैंकिंग नियमन अधिनियम पास किया गया। और बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत ही समझिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था और आरबीआई को एक पावर दे दिया गया था कि जितने बैंक हैं उन बैंकों पे आपका पूरी तरह से नियंत्रण होगा। बिना आपके इजाज़त बैंकिंग व्यवसाय या बैंकिंग में किसी प्रकार की कोई गतिविधियां कोई अन्य कमर्शियल बैंक नहीं कर सकता है। तो एक जो हमको कानून मिल गया बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में जब पारित हो गया, तो यह एक बहुत बड़ा बैंकिंग सेक्टर में सुधार का एक हमको यह रास्ता मिल गया, जिनके अधिकार के वजह से हम बैंकों पे अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिए, जिससे बैंकिंग संकट का शिकार नहीं हो पा रहा था और बैंकिंग को एक अच्छा गाइडलाइन मिल रहा था और बैंक निरंतर प्रगति कर रहा था। तो इस तरह से हमने देखा कि बैंकिंग नियमन अधिनियम की स्थापना हुई आज़ादी से बाद। तीसरा हम चलते हैं 1950 में 4 बैंकों का विलय आपस में करके यूनियन बैंक की स्थापना कर दी गई। जैसे इसमें 1950 में 4 बैंक में कोमिला बैंकिंग कॉरपोरेशन, यूनियन बैंक, दी बंगाल सेंट्रल बैंक और हुगली बैंक, यानी 4 बैंक कोमिला कॉमर्शियल बैंक और यूनियन बैंक और हुगली बैंक और द बंगाल सेंट्रल बैंक, ये 1950 में इस चारों को मिला करके एक बैंक बन गया, द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी विलयीकरण का मतलब मर्जीकरण, यानी मर्जर होना, यानी 4 बैंकों का मर्जर किया गया और उसका नाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंसी बैंक का मर्जर हुआ था 1921 में और इंपीरियल बैंक हो गया। तो इसी तरह से 1950 में बंगाल के 4 बैंकों का कोमिला बैंकिंग कॉरपोरेशन, यूनियन बैंक, दी बंगाल सेंट्रल बैंक और हुगली बैंक का क्या किया गया, विलय कर दिया गया। किसमें? यूनियन बैंक, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक बन गया इन चारों को मिला करके। तो ये हमने आपने देखा कि कुछ बैंकों का विलयीकरण हुआ जो 1947 के बाद किया गया। मजबूत बनाने के लिए अगर बैंकिंग, कुछ बैंक कमज़ोर होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो 3-4 को मिला करके एक बैंक बना दिया जाता है जिससे वो बैंक मजबूत हो जाता है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हम देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। मैं बता दूं कि 1906, 1940, 1943 में प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई थी और उसी प्रेसिडेंसी बैंक का विलय हुआ था, मर्जर हुआ था 1921 में इंपीरियल बैंक के रूप में। तो इंपीरियल बैंक चूंकि ये राष्ट्र विरोधी नीति के तहत काम करता था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यह निजी व्यक्तियों के द्वारा स्थापित था। वो अंग्रेज अपनी व्यवस्था के लिए उसको स्थापित किए थे, लेकिन हम उसको बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि इसका शाखाओं का विस्तार भारत के सभी कोने कोने क्षेत्रों में था, जिसकी वजह से इसको हम बंद भी नहीं कर पा रहे थे। तो एडी गोरेवाला कमेटी के सुझाव पे, एडी गोरेवाला कमेटी के सुझाव पे 1 जुलाई 1955 को 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके और
SBI बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। समझ में आ गया होगा। यानी एडी गोरेवाला कमेटी के सुझाव पे 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके, नेशनलाइजेशन करके उसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तभी से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को जानते हैं। और इसी हाथ में आपको एक चीज़ और बता दूं कि 1959 में इसके 8 सहायक बैंकों को भी इसमें मर्ज कर दिया गया। यानी 8 सहायक बैंकों की भी स्थापना हुई। समझिए 1959 में, जैसे बीकानेर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये 8 बैंक यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1959 में सहायक बैंक के रूप में काम करने लगे। लेकिन इसमें क्या हुआ, बैंक ऑफ जो सौराष्ट्र 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्जर कर दिया गया। यानी 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र का मर्जर कर दिया गया, किसमें, SBI में। और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जर कर दिया गया SBI में। बच गए आपके जो है 6 बैंक। और 6 बैंक से पहले 1963 में ही बीकानेर एंड जयपुर है, बीकानेर का मर्जर 1963 में बीकानेर का मर्जर जयपुर में कर दिया गया था। तो ये 3 बैंक निकल गए और बच गए 5 बैंक। और पांचों बैंक जो बच गए थे, पांचों जो हैदराबाद, पटियाला, मैसूर, त्रावणकोर, जो 5 बैंक बच गए थे, उन 5 का मर्जर 1 अप्रैल 2017 को कर दिया गया। यानी 1 अप्रैल 2017 को जो 5 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहायक बैंक के रूप में बच गया था, उस 5 बैंकों का जो मर्जर या समायोजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। तो वर्तमान में हम देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अब सहायक बैंकों की संख्या 0 हो गई है। अब किसी प्रकार के उसके सहायक बैंक नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूं 5वां पॉइंट जो है ये बैंकिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में एक अच्छी गतिविधियां हो, एक बैंक अच्छे तरीके से काम करे, विकास के दृष्टिकोण से काम करे, उनके कर्मचारी परफेक्ट हों, सभी तरह के जो सिस्टम उसमें पास किया जाता है उसको फॉलो करें। तो बैंकिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1954 में बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई, यानी पहला कॉलेज 1954 में बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई में उसकी स्थापना किया था। 1954 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई में स्थापना किया था, पहला कॉलेज। दूसरा 1963 में चेन्नई और तीसरा 1967 में, पूरे 1963 में चेन्नई और 1967 में पुणे में। तो इस तरह से 3 कॉलेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने बैंकिंग प्रशिक्षण के लिए, कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ये 3 कॉलेज खोला, जिससे बैंकिंग कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे करके उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सके। तो इस तरह से हमने देखा बैंकिंग प्रशिक्षण की व्यवस्था आज़ादी के बाद कि ये सब सारे गवर्नमेंट के पहल हैं, ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर के अधीन काम करने वाले ये बैंकिंग सेक्टर के हैं। नेक्स्ट आते हैं हम औद्योगिकरण। मैंने बताया था कि आज़ादी से पहले भी 1917 में टाटा औद्योगिक, 1920 में मैसूर, 1923 में लक्ष्मी औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई थी। लेकिन 1947 के बाद भी देश में औद्योगिक बैंक से तात्पर्य है कि लॉन्ग पीरियड के लिए ऋण उपलब्ध कराना,
फाइनेंस करना, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराती है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल बैंक है वो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि लॉन्ग पीरियड 20 से 25 साल के लिए वो ऋण उपलब्ध कराती है, जिससे एक उद्योगपति धीरे धीरे लंबे समय के बाद उसको छोटे छोटे EMI में ऋण का भुगतान कर सके, उसको पता भी न चले और औद्योगिकरण का विकास भी हो। तो औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। फिर उसके बाद आपके औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में होती, लेकिन एक उसके बाद राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम भी था। एक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1954 में हुई थी। और औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, औद्योगिक साख एवं निवेश निगम की स्थापना, जिसको ICICI कहते हैं, 1955 में हुई थी। उसके बाद भारतीय औद्योगिक विकास, जिसको IDBI बोलते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI जिसको बोलते हैं, 1964 में हुई थी। और वही लगे हाथ यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1964 में हुआ था। तो औद्योगिक वित्त निगम 1948, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम 1954 और औद्योगिक साख एवं निवेश निगम 1955, भारतीय औद्योगिक एवं विकास बैंक 1964 में, यूनियन ट्रस्ट औद्योगिक इकाई जो है वो 1964 में है, UTI जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से औद्योगिकरण की भी स्थापना 1947 के बाद भी और भी बहुत सारे हुए। इसके पहले भी मैं पहले चैप्टर में भी पढ़ा रखा हूँ, तो इसे दोबारा मैं इसको आ गया है तो आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से हमने देखा कि आज़ादी के बाद भी इस तरह की विकास हुआ। और नेक्स्ट हम आपको ले चलते हैं जमा बीमा। जमा बीमा निगम की स्थापना, जमा बीमा निगम की स्थापना 1962 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। 1962 में RBI ने जमा बीमा निगम की स्थापना किया था। ये क्या था, इसका रीजन क्या था? जो जमा बीमा निगम की स्थापना करने का इसका मुख्य उद्देश्य था, जो असफल बैंकों के असफल हो जाने पर जो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इस जमा बीमा निगम की स्थापना 1962 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। किस तरह से करता था? अगर जैसे मान लीजिए बैंक में कोई बैंक फेल हो रहा है, असफल हो रहा है, अगर किसी कस्टमर का इसमें 30,000 रुपया तक है, तो ये जमा बीमा निगम योजना के अंतर्गत यह 30,000 रुपये आपको रिटर्न करने की गारंटी देगा। तो ये इस तरह से आपको 30,000 रुपये तक इंश्योरेंस कर दिया जाता था। इसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये किया गया। लेकिन 1962 में RBI के द्वारा ये पहल किया गया। 1963 में RBI ने इस 30,000 रुपये की रकम को बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया। 1993 में ये 1 लाख रुपया कर दिया गया। जो 30,000 रुपये की जमा राशि आपको सुरक्षा प्रदान की जाती थी, तो अगर आपके खाते में 1 लाख रुपया तक है, आपके खाते में 1 लाख रुपया तक है, अगर बैंक असफल हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर और सहकारी जो बैंक है उस मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 1 लाख रुपया तक की वो सुरक्षा प्रदान करती है। कौन? जमा बीमा निगम के द्वारा आपको इतना सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पहल था। लेकिन 15 जुलाई 1978 को एक चीज़ इसी में बता देते हैं हम। 15 जुलाई 1978 को 1978 को आपको भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड, भारतीय ऋण गारंटी
निगम लिमिटेड का, ये भी एक तरह की संस्था थी जो ऋण की गारंटी प्रोवाइड कराती थी। इसका विलय किसमें हो गया? 15 जुलाई 1978 को ये जमा बीमा निगम में इसका विलय हो गया। जमा बीमा निगम में इसका विलय हो गया, मर्जर हो गया और ये मजबूत हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सहकारी बैंकों का, भूमि विकास बैंकों का स्थापना 1904 में हमने देखा था। सहकारी, मैंने बताया था अरमन डेलिस और अनेक भी विद्वानों ने नगर सहकारी समिति की स्थापना का श्रेय दिया था। 1901 में अकाल आयोग की स्थापना हुई थी। 1904 में प्राथमिक सहकारी बैंकों की स्थापना हुई थी। 1912 में जो केंद्रीय और प्रांतीय सहकारी बैंकों की स्थापना हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि आज़ादी के बाद 1904 में प्राथमिक सहकारी बैंक, 1912 में केंद्रीय और प्रांतीय सहकारी बैंक की स्थापना हुई। त्रिस्तरीय बनाया जाता है, गांव स्तर पे बनाया जाता है, जिसको हम प्राथमिक सहकारी, उसमें गैर प्राथमिक सहकारी भी होता है, जो मतलब कृषि से अलग हट करके आप उस लोन लेना चाहते हैं तो गैर कृषि प्राथमिक सहकारी बैंक के माध्यम से आप ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। और केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना जिले स्तर पे की जाती है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना जिले स्तर पे की जाती है और प्रांतीय सहकारी समिति की स्थापना स्टेट स्तर पे की जाती है। तो 1904-1912 में केंद्रीय और प्राथमिक और 1904 में प्राथमिक सहकारी बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद किसानों को लॉन्ग पीरियड फाइनेंस के लिए, यानी किसानों को कमर्शियल बैंक के द्वारा लंबी अवधि के लिए ऋण नहीं प्राप्त होता था, तो भूमि विकास बैंक की स्थापना हुआ। 1920 में भूमि विकास बैंक की स्थापना पंजाब के झांग प्रांत में हुआ था। झांग प्रांत में हुआ था, जो वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। तो 1920 में उसकी स्थापना तो हुई। जो भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई, किसानों को लॉन्ग पीरियड के लिए ऋण उपलब्ध कराने को, उनको थ्रेसर खरीदने के लिए, कंबाइन खरीदने के लिए, बड़े बड़े कृषि यंत्र खरीदने के लिए, उनको कुछ कर्जे देने के लिए, जमीन लिखाने के लिए, बहुत बड़ा बागीचा लगवाने के लिए, इस तरह से लंबी 20 से 25 वर्ष की अवधि के लिए भूमि को गिरवी रख करके भूमि विकास बैंक उनको फाइनेंस उपलब्ध कराता था। तो 1920 में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई, जो आज़ादी के बाद वो पंजाब में चला गया, माने पाकिस्तान में चला गया। पंजाब प्रांत के झांग प्रांत में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन 1929 में मद्रास में भूमि विकास बैंक की भी स्थापना हुई थी, जो वो भारत में ही रह गया। तो इस तरह से हमने देखा भूमि विकास बैंक की भी बात हो गई, भूमि विकास बैंक की बात हो गई इसके अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या होता है। व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन 15 जुलाई 1969 को, यानी 1969 को पहला राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण का मतलब मैंने बताया कि निजी स्वामित्व का सरकारी स्वामित्व में उसके अधिकार का हो जाना, यानी अगर किसी व्यक्ति की संस्था है, गवर्नमेंट अपना उस पे नियम कानून बना करके अपना अधिकार बना देती है, तो आपका स्वामित्व वहां से खत्म हो जाता है और गवर्नमेंट का स्वामित्व उस पे हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसके 50 करोड़ रुपया था उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। जिन बैंकों के पास 50 करोड़ रुपया था उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी उनका सरकारी स्वामित्व प्राइवेट स्वामित्व खत्म हो गया, वो सरकारी स्वामित्व उसमें बदल गया। दूसरा 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके पास 200 करोड़ रुपया था उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो इस तरह से हमने देखा बैंकों का नेशनलाइजेशन। और न्यू बैंक ऑफ इंडिया का इसी में अब हो गया, अगर 14 और प्लस 6 करते हैं
तो 20 बैंक हो गया, यानी 1980 तक नेशनलाइज बैंकों की संख्या कितनी हो गई आपकी 20 हो गई। और 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी में विलय कर दिया गया। तो 1993 के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 19 हो गई और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है और भी इसमें घटने की संभावना अगले साल आपको मिल सकती है। 4 बैंकों का और भी निजीकरण होने जा रहा है, तो हो सकता है कि अगले साल आपको बैंकों की संख्या 8 हो जाए और भी कम हो सकता है भविष्य में, जिस तरह से निजीकरण का दौर चल रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि 1969 में 1450 करोड़ के आधार पर, 1980 में 200 करोड़ के आधार पर 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, लीड बैंक योजना क्या होता है। लीड बैंक योजना क्या होता है, यानी कुछ जो बैंक थे 1969 में लीड बैंक योजना का प्रारंभ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा पहल किया गया, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्य भूमिका के रूप में काम किया। और उसमें 17 बैंकों को ये टारगेट दिया गया कि आपको जो जिले आवंटित कर दिए गए, ये जिले में आपको काम करना है, लीड योजना के अंतर्गत आपको काम करना है, जिसमें आप 567 जिले जो आए और बैंकों को दिया गया कि आपको लीड योजना के अंतर्गत आपको काम करना है, बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करना है, लोगों को बैंक से ज़्यादा जोड़ना है और बैंकिंग सुविधाएं उनको दे करके उनकी आर्थिक मदद करना है और विकास करना है, जिससे रोजगार और उत्पादन और आत्मनिर्भरता में एक वृद्धि हो सके। तो लीड बैंक योजना के तहत लोगों को जोड़ करके 1969 में लोगों को जोड़ करके विकास करने की एक प्रक्रिया का भी एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहल था, जो इसके द्वारा लोगों को 567 जिलों को जोड़ा गया था और 567 जिले से संबंधित जितने लोग थे इससे जुड़े। नेक्स्ट आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो गई थी, जिसमें क्या था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मतलब यह था ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों, छोटे तथा सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों, उद्यमियों, यानी हम कह सकते हैं गांव स्तर पे छोटे मजदूर, काश्तकार जो दस्तकार होते हैं और सीमांत किसान होते हैं, भूमिहीन मजदूर होते हैं, उनके लिए 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, जो केवल गांव में की गई, जिससे गांव के ऐसे लोगों का आर्थिक मदद किया जा सके। तो ये भी एक आज़ादी के बाद का ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक पहल था। और नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, यानी 1 जनवरी 1982 को भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। आप जानते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात का मतलब होता है कि आयात का मतलब दूसरे देश से किसी वस्तु को मंगाना और निर्यात का मतलब अपने देश से अपनी दूसरे देश को किसी वस्तु को भेजना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंतर्गत भारी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार के लिए ज़्यादा मात्रा में पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर आयात निर्यात बैंक की स्थापना कर दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा व्यापार बढ़ेगा, जिससे विदेशी मुद्रा हमारे देश को मिलेगा, जिससे हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। तो 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई। और नेक्स्ट इसमें और नहीं है, लेकिन और भी हम आपको बता देते हैं, नाबार्ड की स्थापना उसके बाद हुई। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड 12 जुलाई 1993
1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह एक उपक्रम है जो कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी भी समस्या है वो नाबार्ड के द्वारा उसकी समाधान किया जाती है। यानी कृषि को विकसित करने के लिए, कृषि क्षेत्र को विकास पे लाने के लिए वो नाबार्ड ने बहुत सारी योजनाओं को, जैसे बहुत है कि पुलियों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, ये भी नाबार्ड की एक बहुत सारी, नाबार्ड में भी बहुत सारी ब्रांच को बनाया गया है और उस ब्रांच के तहत कृषि से संबंधित जितनी समस्या है उसका समाधान करना नाबार्ड 1998-99 में ये केसीसी की भी स्थापना, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड हम कह सकते हैं, ये नाबार्ड का भी एक पहल था जो किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड एक बना के उनको उनका एक अमाउंट निर्धारित कर दी जाए और जब चाहें तब वो बैंक से वो उतने का पैसे निकाल करके अपनी खेती का निराई गुड़ाई जुताई जो भी उनसे संबंधित काम हो वो कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, जो भी है इसमें भी एक आरबीआई का विशेष पहल था। उसके बाद राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में की गई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो आवास से वंचित व्यक्ति हैं, ऐसे लोग जो आवास का निर्माण नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनको आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी जिससे उनको आवास उपलब्ध हो सके। तो आवास विकास बैंक की स्थापना 1988 में इसलिए की गई कि गांव और शहर में ऐसे कमजोर गरीब व्यक्तियों को आर्थिक मदद दी जा सके जिससे वो आवास उनके पास एक उपलब्ध हो सके। तो इस तरह से गवर्नमेंट का 1947 के बाद 1988 में ये भी एक बहुत बड़ा पहल था। उसके बाद बैंकिंग लोकपाल योजना जून 1995 में बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 में स्थापित की गई, जो बैंक से संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इस बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। उसके बाद बैंकों का कंप्यूटरीकरण किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही द्वारा। तो इस तरह से हमने देखा कि आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में बैंकिंग व्यवस्था, यानी आज़ादी के बाद बहुत सारे ऐसे काम गवर्नमेंट ने किया बैंकिंग सेक्टर में जो देश की अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं एक मजबूती के रूप में, स्तंभ के रूप में, मजबूत स्तंभ के रूप में काम कर सके। और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है कि हमारा देश काफ़ी प्रगति किया जिसमें बैंकिंग का एक बड़ा अहम रोल है और बैंक की वजह से, इन योजनाओं की वजह से विभिन्न सेक्टर में हमने काम किया और इस सेक्टर में काम करने की वजह से हम आज बड़े लेवल पे अपनी पहचान बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आज़ादी के बाद का ये गवर्नमेंट के द्वारा इन संस्थाओं का बैंकिंग सेक्टर में यह एक व्यवस्था बनाने का काम था। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे और आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।